डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमारा ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। तो हमारा फोकस है कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, एग्जाम टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स हम लोगों ने किस तरह से गेन करने हैं और विद इन टाइम ड्यूरेशन, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन हमने इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम अपनी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में से इसकी कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16, इसकी अगर आप लोग रिक्वायरमेंट्स देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास है प्रिपेयर हर्बर्स adjusted trial balance as at 31st May 2013, statement of comprehensive income for the year ended 31st May 2013 and statement of financial position as at 31st May 2013। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हमारा बन जाता है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होता। हम लोगों ने देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनेगी हमारे पास एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। साथ ही साथ आप लोगों ने अपने पास अपना अकाउंटिंग ईयर एंड ज़रूर देख लेना है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मई 2013। तो ये अकाउंटिंग ईयर हमारे पास स्टार्ट कब हुआ होगा, ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2012 को। और इसके लिए जो डाटा गिवन है मोस्टली सिचुएशन में हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन होती है, साथ में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हमारे पास कुछ ट्रायल बैलेंस गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013 और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन है। आपके पास जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है वो दो तरह से हो सकता है, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो हम लोग आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। पता कैसे चलता है हमें कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस में आपको परचेजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास परचेजेस ना हो और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डाटा गिवन हो तो ये हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। अगर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में मौजूद होती है वो हमेशा हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। यहाँ पर तो डेट मेंशन है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास डेट मेंशन ना हो। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस का पार्ट है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन होती है। उसके अलावा आपने सिर्फ ये देख लेना है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं और अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ क्या है। अमाउंट्स इन ₹1000 हमारे पास गिवन है, साथ ही हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, इक्विपमेंट एट कॉस्ट, हमें हमारे नॉन करंट एसेट्स का पता चल गया, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये भी हमेशा आपने याद रखना है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में ट्विस्ट डालने के लिए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएं, लेकिन उसके लिए फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स दैट उसने अभी तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं किया। तो जब चार्ज नहीं किया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट भी नहीं है हमारे पास। अब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद से चार्ज करना है, अपने एक्सपेंसेस का पार्ट भी बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी हम उसको लेकर आएंगे। साथ ओपनिंग इन्वेंट्री है, रेवेन्यू की वैल्यू, परचेजेस, डिस्काउंट्स अलाउड, डिस्काउंट रिसीट्स वगैरह, वेजेस एंड सैलरीज, बैड डेट्स, लोन, इंटरेस्ट। अच्छा, बैड डेट्स के हवाले से भी अगर ट्रायल बैलेंस का पार्ट बन रहे हैं हमारे पास हमारे बैड डेट्स, तो इट मीन्स दैट उसने हमारे रिसीवेबल्स में से उनको एडजस्ट कर दिया है। रिसीवेबल्स में से डिडक्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस में ये शो हो रहे हैं। तो आपने प्रोविजन चार्ज करने के लिए 46200 में से अपने बैड डेट्स माइनस नहीं करने, ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। अगर कोई बैड डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन
आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नजर आ जाए तो वो आपने एडजस्ट करनी होती है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की वो अमाउंट है जो ड्यूरिंग द पीरियड हम लोग पे कर चुके हैं। अगर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्रूवल्स है तो उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जाएगा, अदरवाइज यही हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल्स, पेएबल्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा देखें, एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, सेम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट होता है। तो ये भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह ओपनिंग बैलेंस ही गिवन होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने खुद फाइंड करने होते हैं। मींस दैट कि हर किस्म की जो अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम लोगों ने खुद से करनी होती हैं। कैश इन हैंड मौजूद है, ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद है, कैरीज आउटवर्ड है हमारे पास, ड्राइंग्स मौजूद हैं, 10% लोन। अच्छा 10% लोन से मुराद की जी है हमारे पास लोन की अमाउंट हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने पे करना है वो 10% पर एनम के लिहाज से हमने पे करना है। तो हमारे पास टोटल लोन की अमाउंट 15,600, उसका 10% देखें तो 1560, और यहां से अगर आप लोग लोन इंटरेस्ट को देखें तो 1560, इट मींस दैट जितना फॉर द ईयर हमारे पास इंटरेस्ट बनता था वो सारे का सारा हम लोगों ने पे कर दिया, किसी किस्म का कोई एक्रूवल्स वगैरह मौजूद नहीं। अच्छा इसके लिए भी हमेशा याद रखना, कैसा हो सकता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन वगैरह ना हो, तो क्वेश्चन में एक किस्म का ट्विस्ट डालने के लिए हो सकता है इससे कम अमाउंट लिख दी जाए, सपोज दैट 1200 लिख दिया जाए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी ना बताया जाए, लोन के साथ लिख दिया जाए कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है। तो हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें एट द रेट ऑफ 10%, तो वो हमारे पास बन जाता है 1560। अब आपने इसको मैच करना है। अब यहां पर आपने देखा कि अज्यूम करें जैसे हमने 1200 पे किया हुआ है और हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता है 1560, तो ऐसी सिचुएशन में आपने एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1560 लेकर जाना है, और जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है 360 रुपीज का, वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। किसी क्वेश्चन में इस किस्म का इशू भी आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। कैपिटल की जो आपको वैल्यू दी जाती है ये हमेशा ओपनिंग वैल्यू होती है। इसमें ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट्स हमने ऐड करना होता है, ड्राइंग्स इसमें से लेस करनी होती हैं, और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ट्रायल बैलेंस में ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन, उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता दी गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो उनमें हमारे पास इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू यहां पर गिवन होती है 31 दिसंबर 2013, और ये हमारे पास इन टोटल वैल्यू है। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने अपने नॉन करंट एसेट्स को किस तरह से डेप्रिशिएट करना है। हमारे पास प्रॉपर्टी 1% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्विपमेंट 15% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। देयर आर एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ₹140,000। यहां से हमें वेजेस एंड सैलरीज के एक्रूवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, और इसके अलावा और कोई एक्रूवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सम प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹500। अब इनको हम लोगों ने जाके एडजस्ट करना है। सम एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ ₹200। इन शॉर्ट आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे एक्सपेंसेस को डिक्रीज करते हैं, मतलब हमारे एक्सपेंसेस में से लेस हो जाएंगे, और जो एक्रूड एक्सपेंस होता है ये हमारे एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देते हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मौजूद हैं 38,200। इनमें 500 का प्रीपेड शामिल है, मतलब ये जो 38,800 हमारे पास मौजूद है ये ड्यूरिंग द पीरियड पेड है। इनमें से आपने माइनस कर देने हैं 500 जो हमारे पास प्रीपेड है। प्रीपेड है तो इस
का ताल्लुक बेसिकली नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें ऐड करते हैं एक्रूड एक्सपेंस ऑफ ₹200। ये वो हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंस हुए लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए तो 38,800 का पार्ट नहीं है, तो इनको हम लोग शामिल कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ अपने करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस 500 का रिकॉर्ड कर देंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस अपनी करंट लायबिलिटीज में 200 हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाउटफुल डेट से रिलेटेड कहते हैं कि 5% आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करनी है ऑफ रिसीवेबल्स एज एट 31 May 2013। अमाउंट ऑफ परचेजेस इंक्लूड गुड्स valued ₹1,040,000 which were withdrawn by the Harbour for his personal use। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये हमारी ड्राइंग्स हो गई, तो ड्राइंग्स हैं तो हम अपनी परचेजेस में से 1040 माइनस कर देंगे। टोटल परचेजेस में से 1040 माइनस कर देंगे और इनको अपनी ड्राइंग्स का पार्ट बना देते हैं, तो ड्राइंग्स में इनको जाके शामिल कर दें 1040। तो ये हमारे पास पॉइंट एडजस्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉइंट नहीं। तो अब देखें, जब आप लोग एग्जाम में बैठकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले तो तसल्ली से जिस तरह से हमने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में इसका फॉर्मेट बनाया होगा, तो ऐसे जो आपको फॉर्मेट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ना फॉर्मेट को एक नज़र जाके देख लेना है। फॉर्मेट्स में आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रेवेन्यू ये लिखा हुआ मिलेगा, उसके सामने एक बॉक्स होगा जो एम्प्टी होगा, उसमें वैल्यू आपने खुद लिखनी होगी। इसी तरह से उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ से हमें पता चल गया कि हम लोगों ने फाइनेंस कॉस्ट को अलग से नहीं लिखना, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक साथ आ जाते हैं। हमने एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं करने, तो ये एक किस्म का इजी टास्क होता है फिर हमारे लिए कि अगर हम लोगों ने अलग से क्लासिफिकेशन नहीं करनी, तमाम तर अपने एक्सपेंसेस को एक साथ लिख देना है। तो सिंपली देखें, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू, मतलब कि इन रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हर वैल्यू के लिखने के मार्क्स होते हैं, तो हमारा फोकस है अब मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की तरफ। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी इजी वैल्यूज हैं, सबसे पहले हम उनको पुट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें अपने पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसका फॉर्मेट भी एज इट इज बना हुआ होगा कि आपके पास नॉन करंट एसेट लिखे हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा हम लोगों ने अपने एसेट्स की WDV लिखनी होती है, तो आप कॉस्ट ऑफ एसेट में से उसकी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो इन बॉक्सेस में पुट करके उनका टोटल कर देंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फिर करंट एसेट्स में देखें, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, प्रीपेमेंट्स, कैश इन हैंड है, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। इक्विटी में कैपिटल अलग से बताना है, प्रॉफिट आ गया, ड्राइंग्स आ गई हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हम लोगों ने जाके पुट कर देनी है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यह है कि हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपने उन वैल्यूज को सबसे पहले पुट करना है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, जिसके ऊपर कोई ऐसी कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, वो आप लोगों ने सबसे पहले पुट कर दी है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हो। और ऐसी वैल्यूज जिनके बारे में आपको पता हो कि ये जस्ट मैंने प्लस की या माइनस की तो मुझे वैल्यू मिल सकती है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैंने रेवेन्यू लिखना हो, तो देखिए सेल से रिलेटेड किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, और हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नेट सेल्स को लिखना होता है। नेट सेल्स कैसे आती है हमारे पास, हमारी ग्रॉस सेल्स में से लेस कर दें डिस्काउंट्स अलाउड और लेस कर दें अपने पास रिटर्न्स। तो आप ये देखें कि इस रेवेन्यू के अलावा क्या मेरे पास कोई डिस्काउंट अलाउड है, तो ये देखें ये डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू आपको मिल गई। क्या मेरे पास किसी किस्म के कोई रिटर्न्स हैं, सेल्स रिटर्न वगैरह, तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो
तो वहां से हमें आइडिया हो गया था कि हमारे पास किसी किस्म की कुछ सेल्स रिटर्न वगैरह मौजूद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने सिंपली बस अपना कैलकुलेटर उठाना है, इन वैल्यूज को जाकर हम लोगों ने फाइंड कर लेना है। 405,000 इसमें से माइनस कर देने हैं डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू 3370। जैसे ही आपने ये माइनस किया आपको वैल्यू मिल गई 401630 और सिंपली जाकर आपने इस बॉक्स में ये वैल्यू पुट कर देनी है और इस वैल्यू के लिखने के जो भी मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाने हैं। ये मतलब एक इजी टास्क था। आपने सबसे पहले इस किस्म के टास्क परफॉर्म करने हैं। अच्छा, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल अगर आपको लगे कि एक टफ टाइम दे रहा है तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, इजी चीज़ों की तरफ सबसे पहले जाएं। अब देखें इजी चीज़ें क्या हो सकती हैं। वैसे तो अगर हम लोग स्टार्ट से देखें तो नॉन करंट एसेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने सिंपली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। इसके अलावा एज सच इसमें कोई मुश्किल चीज़ हमारे पास नहीं थी, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर हमने चार्ज करना है। और हमारे पास क्या चीज़ आ रही है इसमें, इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है। उसके बाद परचेजेस वगैरह कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा। वेजेस एंड सैलरीज ये एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर आप इसमें से देखो तो आपको याद आएगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया था कि वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास एक्रूवल्स के तौर पर मौजूद हैं। तो एक्रूड वेजेस हमारे पास कितनी हैं, 140 की। इसी तरह से एक और एक्रूवल्स आपके पास मौजूद था, कितना, 200 का। तो टोटल एक्रूड एक्सपेंस अगर आप लोग देखें तो 200 प्लस 140 इज इक्वल टू 340,000 का आपका एक्रूड एक्सपेंस है, जो कि आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के तौर पर जाएगा। तो आप बैलेंस शीट में जाकर करंट लायबिलिटीज में जहां पर एक्रूवल्स हैं वहां पर इन टोटल 340 पुट कर दें तो इसके मार्क्स आपको मिल जाने हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने प्रीपेड एक्सपेंस को देखें तो 500 का प्रीपेड है, इसके अलावा और कोई प्रीपेड नहीं है। हम लोग बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाएंगे और अपने पास प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेमेंट्स में 500 जाके रिकॉर्ड कर देंगे। देन और कौन सी ऐसी चीज, क्लोजिंग स्टॉक की बात करें। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में और कोई हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है 25,900। तो आप लोग अपने करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में 25,900 को जाके रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ट्रायल बैलेंस में देखें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी हम लोग जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोन इंटरेस्ट, बैड डेट एक्सपेंस, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे। इनके ऊपर सबसे लास्ट में हम लोग वर्किंग करेंगे। रिसीवेबल्स की बात करें तो रिसीवेबल्स पर क्लोजिंग प्रोविजन आनी है, लेकिन क्लोजिंग प्रोविजन बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग देखें हम लोग 5% प्रोविजन चार्ज कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक अलाउंस वगैरह भी हमारे पास नहीं है। इट मीन्स दैट अपने टोटल क्लोजिंग रिसीवेबल्स का 5% प्रोविजन के तौर पे चला जाएगा। तो 95% हम लोग अपने पास रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास टोटल रिसीवेबल्स मौजूद हैं 46,200। 46,200 का 95% आफ्टर डिडक्टिंग क्लोजिंग प्रोविजन, तो आपके रिसीवेबल्स की वैल्यू बन जाएगी एडजस्टेड रिसीवेबल्स, नेट रिसीवेबल्स हैं 43,890, जो कि आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएंगे 43,890। ये जाकर आप लोगों ने रिकॉर्ड किया। साथ ही आपको कैश इन हैंड गिवन था, करंट एसेट्स है आपका 151, ये 151 करंट एसेट्स का पार्ट बन गया। इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद था, किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं। ओवरड्राफ्ट है तो आपकी लायबिलिटी 14,500, आप लोगों ने अपने पास करंट लायबिलिटीज में जाकर 14,500 को रिकॉर्ड किया। इसी तरह आपके पास जो आपके पेएबल्स मौजूद थे 33,600, इससे रिलेटेड भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपने 33,600 को रिकॉर्ड कर दिया। अगर हम बात करें लोन की तो नॉन करंट लायबिलिटी है हमारी, नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन 15,600 का हमने रिकॉर्ड करना है। और कैपिटल की अमाउंट यहाँ पर हमें गिवन थी, ओपनिंग कैपिटल 94,501,
वो हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड किया अपने पास 94,501। प्रॉफिट्स या लॉस अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें हमारी ड्राइंग्स के बारे में पता है। ट्रायल बैलेंस में जो ड्राइंग्स गिवन थी 28,930, उसमें हमने ऐड करनी है जो परचेजेस गुड्स हम लोग विदड्रॉ करके ले गए थे फॉर पर्सनल यूज 1040, तो 28,930 में ऐड कर दें 1040, तो आपको वैल्यू मिलेगी ड्राइंग्स की 29970। ये जाकर आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर देनी है। अब अगर आप लोग अपनी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को गौर से देखें ना, तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज के पोर्शन में सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट्स एक ऐसी वैल्यू है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से मिलेगी, तो हमें हमारे कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने टोटल एसेट्स की, तो उसमें से हम लोग अपने करंट एसेट्स सारे रिकॉर्ड कर चुके, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा करंट एसेट्स का। अब हमने क्या करना है, पहली काम हम लोग अब नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जाते हैं, और पहली वर्किंग नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। नॉन करंट एसेट की वर्किंग को इतनी मुश्किल नहीं थी, सिंपली हम लोग ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। प्रॉपर्टी के ऊपर 1% है, इक्विपमेंट के ऊपर 15% है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग प्रॉपर्टी की कॉस्ट का 1% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग गिवन, यही प्रॉपर्टी है, इसका 1% अगर हम लोग कैलकुलेट करें विच इज इक्वल टू 900, तो 900 इसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा, और इसकी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 13,400। ये 900 एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, 13,400 लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट में से हम लोगों ने माइनस कर देना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की WDV हमारे पास आ जाएगी। तो जैसे ही हम लोगों ने 90,000 में से माइनस की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 13,400, तो हमें इसकी WDV मिली 76,600। ये जाकर आपने रिकॉर्ड कर दिया नॉन करंट एसेट्स में। इसके बाद इक्विपमेंट के पोर्शन को देखो। इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है वो हमारे पास थी 15% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट का ही 15% लें, 57,500 का 15%। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड है 8625। इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड कर दें 8625, तो आपके पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी 32,500 ऐड करने के बाद 41,125। अब आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है टू कैलकुलेट WDV। 57,500 में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस की, तो इक्विपमेंट की WDV आ गई 16,375। अब आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया 16,375, यहां से इसका टोटल आ गया। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अच्छा, अब यहां पर आप लोग गौर करें तो अभी तक मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स रिकॉर्ड की हुई है, और यहां देखें तो हमारी बैलेंस शीट अप्रोक्सीमेट कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ यहां पर प्रॉफिट्स की वैल्यू को जाके हमने रिकॉर्ड करना है। अब यही टोटल आप लोगों ने लिख देना है इधर। कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल भी हमारे टोटल एसेट्स के टोटल के इक्वल होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग फाइंड कर सकते थे। कॉस्ट ऑफ सेल में अब कौन कौन सी चीजें आनी हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अच्छा, अब आपने अपने पास अपना कैलकुलेटर रखना है, यहीं से ही प्लस माइनस करते जाना है। ज्यादातर कोशिश करनी है आपको रफ वर्क कम से कम करना पड़े, अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता ऐसी सिचुएशन में। तो ओपनिंग स्टॉक क्या आया 27,400, तो आपने पुट कर दिया 27,400। इसमें परचेजेस नहीं ऐड होना है। अच्छा, परचेजेस हैं कितनी
259,600 ऐड कर दो 259,600 जो गिवन है, लेकिन इसमें से लेस कर दो जो परचेजेस ड्राइंग्स के तौर पर गई, कितनी 1040 परचेजेस एडजस्ट हो गई। अच्छा फिर देखें क्या किसी किस्म का कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो यस डिस्काउंट रिसीव्ड मिला 4420 का, तो ये लेस हो जाता है हमारे परचेजेस में से 4420। फिर देखें क्या किसी किस्म का कोई परचेजेस रिटर्न है, तो परचेजेस रिटर्न नहीं था। किसी किस्म का कोई कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस होता है, अगर कैरेज इनवर्ड हो तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है, तो हमारे पास कैरेज आउटवर्ड तो मौजूद था जो हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, लेकिन इनवर्ड नहीं था। तो अब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कोई इसमें से एडजस्टमेंट थी तो वो हमने कर दी, इसमें से लेस कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड को, रिटर्न्स इससे रिलेटेड हमारे पास था नहीं, अब हम इसमें से लेस कर देंगे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 25,900, 25,900 लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर आप यहाँ पर मैच करें 255640, तो ये देखें ये मैच कर गई। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एग्जैक्ट यही वो चीज़ें हैं जो हमने अपने कैलकुलेटर को बताई हुई हैं। जैसे ही रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, आपने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको चाहिए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा अब सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे, स्टार्ट से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 900 प्लस इक्विपमेंट के ऊपर 8625 प्लस उसके बाद देखें आपका एक्सपेंस कौन सा आएगा, डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड। ये अलाउड हमारा एक्सपेंस नहीं होता, ये रेवेन्यू में से माइनस हो जाता है, रिसीव्ड परचेजेस में से माइनस होता है। वेजेस एंड सैलरीज 52,360 ये वो हैं जो हमने पे की हुई हैं 52,360। लेकिन अगर आपको याद हो वेजेस एंड सैलरीज तो हमारे पास एक्रूवल्स में भी थी, और एक्रूवल्स में थी तो हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बननी चाहिए, और एक्रूवल वेजेस एंड सैलरीज 140, तो 140 हमें इसमें ऐड कर देना चाहिए। तो आप जाएं और यहाँ पे ऐड कर दें मजीद 140। उसके बाद देखें बैड डेट्स 1720 बैड डेट के तौर पर लेकर आए 1720, ये हर सूरत में हमारा एक्सपेंस ही बन जाता है। उसके बाद लोन इंटरेस्ट 1560, ये हमारे पास लोन इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। देन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने एडजस्टमेंट्स की हुई हैं, तो ऐड कर देंगे 38,800, इसमें से माइनस कर देंगे प्री पेमेंट्स ऑफ 500 एंड ऐड कर देंगे एक्रूवल्स ऑफ 200। ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट आइटम है, पेएबल्स बैलेंस शीट आइटम हम लोग रिकॉर्ड कर चुके। अलाउंस एक हमारे पास रहता है, अलाउंस में अगर इंक्रीज आ जाए तो एज एन एक्सपेंस चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर अलाउंस में डिक्रीज हो तो रिडक्शन इन एक्सपेंसेस के तौर पे जाएगा। अलाउंस के अभी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कैश इन हैंड हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज आउटवर्ड 5310। इन सीक्वेंस अगर आप लोग चलेंगे तो किसी किस्म का कोई एरर नहीं होने वाला। ड्राइंग्स, लोन एंड कैपिटल ये हम लोग रिकॉर्ड कर चुके। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग है 280 का, और क्लोजिंग हमारे पास कितना आना है, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स 46,200 का 5%। तो 46,200 का अगर हम लोग 5% की बात करें मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये इक्वल टू होता है हमारे पास 2310 के, 2310 के इक्वल होता है। ओपनिंग हमारे पास मौजूद है 280, क्लोजिंग हमारे पास मौजूद है 2310। तो जो चेंज आ रहा है इस समय वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, एज एन एक्सपेंस जाएगा। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2030 से प्रोविजन में इंक्रीज है, ये एज एन एक्सपेंस जाकर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें ऐड कर दें 2030,
तो हमारे पास इन टोटल हमारे एक्सपेंसेस बन गए 111145। जी हम लोगों ने जाकर रिकॉर्ड कर दिया। अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से जैसे इसको लेस करेंगे हमें नेट प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्लीट हो गई और इस वैल्यू को जाकर हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे। कैपिटल का टोटल ऐड करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में, ऐड करेंगे करंट लायबिलिटीज के टोटल में, तो इन तीनों का टोटल हमारे पास हमारी टोटल 163,416 के इक्वल होगा। और इसके साथ ही आप लोगों का जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आई कैप के एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनके एडजस्टमेंट्स वगैरह आप इजीली फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।